नमस्कार, मैं वैभव कुलश्रेष्ठ प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। रंगीलो राजस्थान यानी कि राजस्थान थ्रू डिस्ट्रिक्ट की सीरीज में आज हम आरंभ करेंगे एक नया संभाग, एक नया जिला। तो चलिए देखते हैं कि आज का कौन सा जिला और कौन सा संभाग हम आरंभ करने जा रहे हैं। जयपुर हमने फिनिश कर लिया था, तो जयपुर के ही नजदीक है अजमेर। तो अजमेर में हम चलते हैं। अजमेर एक संभाग है, यहां पर कुल मिला के 4 जिले आते हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। तो आज हम सबसे पहले अजमेर को ही कवर करेंगे, देखेंगे कि अजमेर में क्या क्या चीजें हैं, उसके ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के तत्वों को, सभी प्रकार के चीजों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम यही करते हैं कि अजमेर के इर्द गिर्द यानी कि उसके बाउंड्री पे कौन कौन से शहर आते हैं, कौन कौन से सिटीज उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, उसको समझते हैं। तो ये है हमारा अजमेर। अजमेर की लोकेशन और एरिया के बारे में अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 200 मीटर फ्रॉम सी लेवल। समुद्र तल से ये 200 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 26 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कि उत्तरी अक्षांश 26 डिग्री 27 मिनट, और इसके साथ साथ जो देशांतर है वो 74 डिग्री 44 मिनट का पूर्वी देशांतर यहां से पास होता है। अगर हम यहां पर देखें कि इसके इर्द गिर्द कौन कौन से जिले हैं, तो सबसे पहले इधर आपको दिखाई देगा यहां पर, यानी कि ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, ये वाली ईस्ट हो गई। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जयपुर है, ईस्ट में टोंक है, साउथ में आपको भीलवाड़ा मिलेगा, साउथ वेस्ट में राजसमंद मिलेगा, इधर है पाली, और इधर साइड में यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको नागौर मिलेगा। तो इतने जिलों से ये घिरा हुआ है और उसके बीच में है एक ट्रायंगल शेप में, एक त्रिभुज आकार में यहां पर हमारा अजमेर अवस्थित है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि हमारे राजस्थान में अजमेर की क्या स्थिति है, तो बिल्कुल सेंटर पार्ट में आपको दिखाई देगा, यहां पर लोकेटेड है। कितनी तहसीलें हमारे अजमेर में मिलती हैं, तो कुल मिला के 9 तहसील हैं। कौन कौन सी है? अजमेर, किशनगढ़, नसीराबाद, सरवर, केकरी, भिनाय और मसूदा, ब्यावर और पीसांगन। ये कुल मिला के 9 तहसील हैं जो यहां पर उपस्थित है। 9 तहसीलों में अजमेर को बांटा गया है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे अजमेर के भूगोल के बारे में, अजमेर की ज्योग्राफी क्या कहती है। तो जो इसका ईस्टर्न भाग है यानी कि जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग लगभग फ्लैट है और कहीं कहीं पर उनको वो बीच में कटा फटा है, वहां पर कुछ पहाड़ियां वहां से क्रॉस हो रही हैं। वहीं उसका जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग में फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट, उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पश्चिम तक का जो भाग, ये इंटरसेक्टेड है बाय अरावली रेंज। अरावली पर्वत के द्वारा इसको बीच में से कट किया हुआ है, उसको विखंडित किया गया है। कई सारी घाटियां भी मिलती हैं, मैनी वैलीज, कई सारी वैलीज हैं, घाटियां हैं जहां पर सैंडी डेजर्ट यानी कि जो थार का रेगिस्तान है उसका विस्तार पाया जाता है। उस थार के रेगिस्तान में इरिगेशन के द्वारा धीरे धीरे कल्टीवेशन भी आरंभ कर लिया गया है। इसके साथ साथ अजमेर में कुछ ऐसी भूमि भी है जो काफी फर्टाइल है, वहां पर लोग लंबे समय से खेती करते चले आ रहे हैं। यहां पर कई सारी आर्टिफिशियल लेक भी पाई जाती हैं, कृत्रिम झीलें भी यहां पर उपस्थित है। और यहां पर बताया गया है कि दिस वैली हैज एन आर्टिफिशियल लेक एंड इज प्रोटेक्टेड बाय द मासिव वॉल्स ऑफ द नागपाथर रेंज और सरपेंट रॉक व्हिच फॉर्म्स अ बैरियर अगेंस्ट द सैंड। तो एक कृत्रिम झील भी मिलती है। और इसके अलावा द ओनली हिल इन द डिस्ट्रिक्ट आर द अरावली रेंज एंड इट्स ऑफशोर पीक्स। जो यहाँ की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चोटी है अरावली पर्वत की, उसका नाम है तारागढ़। इसी तारागढ़ के ऊपर तारागढ़ फोर्ट भी बना हुआ है। और इस तारागढ़ का एक और नाम है जिसको नाम है टोडगढ़। तो टोडगढ़ भी यहां पर इसी चोटी को कहते हैं। इसके बाद अगर हम रिवर्स की बात करें कि कौन कौन सी नदियां यहां से बहती हैं, तो बनास रिवर आपको मिलेगी। जो बनास रिवर है ये टच करती है साउथ ईस्टर्न पार्ट को इस जिले के। वहीं दूसरी है खारी रिवर। खारी रिवर नाम से ही स्पष्ट है कि खारी रिवर है, अर्थात पानी भी खारा ही होगा, तभी नाम खारी पड़ा है। ये बाउंड्री बनाती है अजमेर और भीलवाड़ा के बीच में। तीसरी है लूनी रिवर, लूनी नदी। लूनी भी, लून माने होता है नमक, सॉल्ट। तो लूनी नदी विच इज अ मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड फुलफिलिंग वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल, वेस्टर्न
एंड साउथ वेस्ट राजस्थान हैज इट्स ओरिजिन इन द वैली ऑफ नाग पहाड़। जो नाग पहाड़ है वहां से ही ये लूनी नदी का उद्गम होता है। इसकी दो छोटी छोटी स्ट्रीम भी हैं, दो सब्सिडी भी हैं, यानी कि इसकी दो धाराएं भी हैं, जिसका नाम है सागरमती और सरस्वती, जो कि बाद में लूनी में मिल जाती है। एक है दाई रिवर। दाई रिवर भी अजमेर से ही उत्पन्न होती है और ये साउथ ईस्ट दिशा में, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई बाद में बनास नदी में मिल जाती है। इसके बाद आता है एक और रिवर है जिसका नाम है रूपनगढ़। ये ओरिजिनेट होती है अजमेर के सलेमाबाद से और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली फ्लो होती है और सांभर झील में जाकर ये अपना जल विसर्जन कर देती है। तो इस तरीके से ये वो नदियां हैं जो अजमेर की मुख्य प्राण प्रदायिनी नदी हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये राजस्थान का मैप है, उसमें आपको यहाँ पर लूनी नदी दिखाई दे रही है। दिस इज लूनी नदी, दिस इज खारी नदी और दिस इज बनास रिवर, बांडी, सुकड़ी, सुकाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। यहीं से आपको ये रूपनगढ़ रिवर दिखाई दे रही है जो ऊपर यहाँ पर सांभर सॉल्ट लेक में अपना जल का विसर्जन करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी नदियां वाला पार्ट हो गया, यानी कि ज्योग्राफी का पार्ट हो गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, कि भाई पॉपुलेशन में कितनी जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है और उसके साथ साथ लिटरेसी या कौन कौन से मुख्य तत्व हैं उनको भी हम देखेंगे। पॉपुलेशन अगर आप यहां देखें तो 5,51,101 जनसंख्या है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। और अगर हम लिटरेसी की बात करें तो लगभग 4,22,256 लोग इसमें लिटरेट हैं, यानी कि इसमें अगर हम लिटरेसी देखें तो 86.37% लोग लिटरेट हैं, जिसमें 92% मेल्स हैं और फीमेल का परसेंटेज है 80.45%। सेक्स रेशो यहां पर 947 है और चाइल्ड सेक्स रेशो 885 यानी कि 885 है। तो इस तरीके से ये बात हो गई पॉपुलेशन की, ज्योग्राफी कवर कर ली, पॉपुलेशन कवर कर ली। और इसके बाद आते हैं हम इतिहास पर। और राजस्थान का इतिहास वैसे ही बहुत ज्यादा रिच है, तो राजस्थान के इतिहास से में ही हमारा अजमेर का इतिहास भी है। तो हिस्ट्री ऑफ अजमेर सबलाइम्स इन 7th सेंचुरी एडी, यानी कि 7th सेंचुरी एडी से इसका जो इतिहास है वो शुरू होता है, जब यहाँ पर मकावती के चौहान वंश शासन किया करते थे और उसमें एक राजा थे जिनका नाम था अजयपाल। ये जो अजयपाल हैं इन्होंने अजमेर को बनाया और फोर्ट ऑफ तारागढ़ इन्हीं के समय में बना है। और ये कहा जाता है कि जो तारा थी वो अजयपाल जी की बीवी थी, उनकी वाइफ थी, उनके ही नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा गया। उसके बाद अजयपाल के एक सक्सेसर और आते हैं, यानी कि उनके वंशज ही थे, जिनका नाम था दौला राय। और ये दौला राय जब आते हैं, लॉस्ट अजमेर टू इस्लामिक इन्वेजन, हमारे यहाँ जब मुस्लिम इन्वेजन हुआ, इस्लामिक इन्वेजन, तो उन्होंने अपना ये साम्राज्य खो दिया। और उसके बाद टू बी रिकवर्ड बाय मानिक राय, दौला राय के बाद मानिक राय इसको वापस से अपना चौहान वंश के पास लेके आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं राव बिलन दियो, ये राव हैं और इन्होंने अजमेर को बचाया महमूद गजनी से। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि चौहान डायनेस्टी यहाँ पर दोबारा से आती है, अपने शासन बनाती है, तुर्क मुस्लिम से, जो तुर्क से आने वाले मुस्लिम थे उससे भी अपने आप को बचाती है। इसके बाद आते हैं पृथ्वीराज चौहान, जिनको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने 1178 वर्ष में 13 वर्ष की अवस्था में ही इस अजमेर के वो शासक बन गए थे। उसके बाद मोहम्मद गोरी आते हैं, पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी लड़ाई होती है। मोहम्मद गोरी को जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन था, तराइन का पहला युद्ध ये हुआ था 1191 में, इसमें मोहम्मद गोरी को हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान जी ने। और उसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में मोहम्मद गोरी जीत गए थे। और उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम व्यवस्थाएं आना चालू होती हैं। चूंकि मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं, उसके बाद फिर आते हैं कई सारे संत, पीर, पैगंबर। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ पर आते हैं और इनको गरीब नवाज भी कहा जाता है। फेमस एज गरीब नवाज विजिटेड अजमेर ड्यूरिंग राइन ऑफ पृथ्वीराज चौहान।
पृथ्वीराज चौहान के समय में ही ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे और उन्होंने यहाँ पर चिश्तिया परंपरा, जो सूफीज्म की चिश्तिया पीढ़ी है, चिश्तिया परंपरा है, उसको यहाँ पर आरंभ किया। न सिर्फ यहाँ पर बल्कि पूरे भारतवर्ष में चिश्ती संप्रदाय का यहीं से आरंभ होता है। इवन आफ्टर अजमेर वाज कॉन्कर्ड बाय मोहम्मद गोरी, फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1193, 1193 में दिल्ली सल्तनत बनती है। चौहान रूलर्स वर एबल टू गेन ऑटोनॉमी अपॉन द पेमेंट ऑफ अ हैवी ट्रिब्यूट टू हिम, यानी कि उसके बाद क्या होता था कि जो चौहान रूलर्स पृथ्वीराज चौहान जी के बाद इसके यहाँ पर शासन करते थे, उसको काफी ज्यादा पेमेंट देना पड़ता था, काफी ज्यादा टैक्स देना पड़ता था मोहम्मद गोरी को, यानी कि दिल्ली सल्तनत को। उसके बाद यहाँ पर जो अजमेर है रिगेन्ड इंडिपेंडेंस अंडर द रूलर ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के जो रूलर थे उनके अंडर में जब अजमेर आ जाता है, उसके बाद ये स्वतंत्र होता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत से ये अलग हो जाता है 1365 में। उसके बाद शॉर्टली देयर बिगेन कॉन्टेस्ट बिटवीन महाराजाज ऑफ मेवाड़, महाराजा ऑफ मेवाड़ और मारवाड़, इन दोनों के बीच में अजमेर को लेकर युद्ध हो जाता है। मेवाड़ वही जो महाराणा प्रताप जी का है और मारवाड़ यानी कि जोधपुर वाला इलाका, तो दोनों के बीच में संघर्ष होता है until 1532 when the मारवाड़ conquered it, यानी कि 1532 में मारवाड़ अजमेर को अपने में मिला लेता है, यानी कि अजमेर में ये मिल जाता है। पहले मेवाड़ का भाग था, उसके बाद ये मारवाड़ का भाग बन जाता है। 1553 में ये जो स्टेट है अजमेर स्टेट, इट वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ द हिंदू एम्परर हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हेमू कहते हैं। 1553 में हेमू यहाँ के शासक हुआ करते थे और 1556 में हेमू वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को हरा दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है 1556 में, और इस तरीके से जो कंट्रोल ऑफ अजमेर है ये ट्रांसफर हो जाता है अकबर के पास, क्योंकि अकबर उस वक्त मुगल शासक हुआ करते थे। और इट वॉज इन अजमेर दैट सर थॉमस रो, जब ये अजमेर में थे, जब सर थॉमस रो यहाँ पर आते हैं एज एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। अजमेर ये जो सर थॉमस रो हैं अकबर के पास इंग्लैंड के राजा के दूत बन के यहाँ पर आते हैं, उनके सामने उपस्थित होते हैं। हैड हिज ऑडियंस विद एम्परर जहांगीर ऑन 19th जनवरी 1616। 1616 में ये सर थॉमस रो अकबर के सामने नहीं बल्कि जहांगीर के सामने आते हैं और अपने बारे में बताते हैं, अपने सब विचार रखते हैं, विच लेड द स्टेपिंग स्टोन ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया। तो ब्रिटिश राज का सबसे पहला आगमन इसी समय में होता है और जहांगीर उस वक्त अजमेर में थे जब ये 19 जनवरी 1616 में ये यहां पर आए थे। उसके बाद 1627 में शाहजहां अजमेर में थे। ऑन द डेथ ऑफ जहांगीर प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ इंडिया। जब जहांगीर की मृत्यु होती है तो शाहजहां उस वक्त अजमेर में ही थे सन 1627 में, और उन्होंने अपने आप को यहीं पर पूरे मुगल साम्राज्य का शहंशाह घोषित किया। इसके बाद अगर हम बात करें औरंगजेब की, सो आफ्टर अ फ्यूरियस बैटल ऑफ 11, 12 एंड 13 ऑफ द मार्च ऑफ 1659 के मार्च में 11, 12 और 13 मार्च को यहाँ पर काफी ज्यादा युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब दारा शिकोह को मार के मुगल साम्राज्य का एक शहंशाह बन जाते हैं, बादशाह बन जाते हैं। तो उस वक्त भी ये यहाँ अजमेर में ही थे। और इसके साथ साथ 1700 ईस्वी में मराठाओं का कंट्रोल अजमेर के ऊपर आ जाता है। 1818 में अजमेर बिकम पार्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ अजमेर मारवाड़। ये प्रोविंस ऑफ अजमेर मारवाड़ का पार्ट बन जाता है अजमेर 1818, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य हमारे भारत पर राज्य करता था। और अजमेर मारवाड़ वाज डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय द ब्रिटिश राज। एक कमिश्नर रखा गया था, सेपरेट कमिश्नर रखा गया था जो इस प्रोविंस को कंट्रोल करता था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन इसके पास हुआ करता था। अजमेर मारवाड़ रिमेन्ड अ प्रोविंस ऑफ इंडिया अंटिल 1950। 1950 हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके 3 साल बाद तक 1950 तक ये अजमेर मारवाड़ प्रोविंस रहता है और बाद में इसको अलग किया जाता है। अजमेर स्टेट बिकेम पार्ट ऑफ राजस्थान स्टेट। 1 नवंबर 1956 को अजमेर को स्वतंत्र एक नया
जिला बना दिया जाता है राजस्थान का। ठीक है, तो ये है अजमेर की कहानी कि 1 नवंबर 1956 में इसको यहां पर मिला दिया गया राजस्थान में। अब हम बात करेंगे अजमेर के हिस्टोरिकल प्लेसेस की कि यहां पर कौन कौन से घूमने वाले स्थल हैं। तो ये सबसे पहले आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये है तारागढ़ फोर्ट। तारागढ़ फोर्ट वही है जो चौहान किंग अजयपैल के द्वारा तारागढ़ हिल पर बनाया गया था। ये कहा जाता है कि इनकी वाइफ का नाम तारा था और उन्हीं के नाम पर इन्होंने ये खूबसूरत सा फोर्ट बनाया था। इसके बाद दूसरा है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा बेसिकली एक मस्जिद है। यहां पर आपको दिख रहा है, अढ़ाई माने होता है 2.5, ढाई, 2.5 वही कहा जाता है अढ़ाई। तो 2.5 डेज में इसको बिल्ड किया गया था, इस मस्जिद को बनाया गया था। वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर कई सारे हिंदू स्थापत्य कला के नमूने भी मिल जाते हैं, यानी कि ये माना जाता है कि यहाँ पर मंदिर थे जिनको तोड़ के इस मस्जिद को बनाया गया। सो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। इट इज एक्चुअली अ मस्जिद बिल्ट बाई कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि फर्स्ट सुल्तान था दिल्ली का। 1199 में उसने इसको बनाया था। सुल्तान इल्तुतमिश had subsequently beautified it in 1213 ईस्वी with a screen pierced by corbelled engraved arches which appears in this country for the first time। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर आपको जो मेहराब दिखाई दे रही हैं, ये मेहराब इल्तुतमिश की देन है और इल्तुतमिश ने इसको बाद में थोड़ा सा ब्यूटीफाइड किया था, क्योंकि इसको क्योंकि माना जाता है कि मंदिरों को तोड़कर यानी कि खंडरों पर इसको बनाया गया था। तो ये है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। इसके बाद आपको दिखाई देगा यहां पर है अजमेर शरीफ दरगाह। तो अजमेर शरीफ दरगाह पूरे विश्व में इसको जाना जाता है। यहां पर ये तारागढ़ जो हिल है, पर्वत है, चोटी है, उसके ही ठीक नीचे ही आपको ये मिल जाएगा। श्राइन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जिन्होंने चिश्तिया परंपरा यहाँ पर, चिश्तिया सिलसिला यहाँ पर आरंभ किया था। इट कंटेन्स द डोम्ड टॉम ऑफ द सेंट। इन संत की यहाँ पर ये टॉम्ब है और एंड सेवरल व्हाइट मार्बल बिल्डिंग्स अरेंज्ड अराउंड 2 कंट्री यार्ड, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे आपको मार्बल की संरचनाएं देखने को मिलेगी। तो अजमेर शरीफ दरगाह है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक फोर्ट है जिसको जाना जाता है अकबरी फोर्ट के नाम पर। अकबरी फोर्ट, अब इसको म्यूजियम बना दिया गया है। कहते हैं कि जब अकबर यहां पर आया था और उसी वक्त अजमेर जो ये हमारे जयपुर के शासक थे, वो अपने बेटी का हाथ लेकर यहां पर जाते हैं और इनसे शादी का प्रस्ताव रखते हैं। सो दिस फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1570, 1570 में इसको यहां पर बनाया गया था। इसका नाम था दौलत खाना और मैगजीन। यहां पर दौलत खाना इसको नाम दिया गया था और इसको मैगजीन भी कहते हैं। मैगजीन अर्थात जहां पर हथियार रखे जाते थे। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, एट दैट टाइम मींस 1576 में इसको कंप्लीट कर लिया गया था। जहांगीर कैम्प्ड इन द फोर्ट फॉर 3 years टू ब्रिंग मेवाड़ अंडर मुगल कंट्रोल। जहांगीर कंटिन्यूअसली 3 साल तक यहां पर रहते हैं और इनका प्रयास था कि मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाए। This fort is a magnificent example of Mughal architecture and it is the location from where Salim as the Emperor Jahangir read out the farman permitting the British East India Company to trade with India। सलीम ने यानी कि जहांगीर ने यहां से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान जारी किया था। 1801 में ब्रिटिशर्स होते हैं और ब्रिटिशर्स इसको आर्मरी बना देते हैं, यानी कि हथियार रखने का संग्रहालय बना देते हैं। उसके बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो इसको एक स्टेट म्यूजियम बना दिया गया, जिसमें यहाँ पर राजाओं की, मुगल और इसके साथ साथ इस क्षेत्र की जो भी कला संस्कृति है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हो गया यहाँ पर अकबरी फोर्ट। इसके बाद आता है सोनी जी की नासिया। ये जो सोनी जी की नासिया है ये वास्तव में एक जैन मंदिर है जो कि यहाँ पर ऋषभ देव यानी कि आदिनाथ को समर्पित है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर यहाँ पर लकड़ी पे गोल्ड की पेंट करके उसको नक्काशियों के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। बहुत ही सुंदर है, इसीलिए इसका नाम है सोनी जी की नासिया। ठीक है, तो ये जो ऋषभ देव हैं ये एक जैन तीर्थंकर हैं जिनके लिए ये समर्पित मंदिर है। इसके बाद एक और यहां पर घूमने का पर्यटक स्थल है जिसका नाम है मकबरा शेख हुसैन। ख्वाजा हुसैन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह
उनकी ये दरगाह है जहां पर जो इस्लामिक लोग हैं वो लोग इनको यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मेयो कॉलेज। तो लॉर्ड मेयो के द्वारा 1875 में इसको बनाया गया था। लॉर्ड मेयो उस वक्त 1875 में भारत के वायसराय हुआ करते थे। जो यहाँ का आर्किटेक्चर है वो यहाँ पे रॉयल राजस्थानी आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। व्हाइट मार्बल का यहाँ पर यूज हुआ है। और इसके साथ साथ यहाँ के जो आर्किटेक्चर का अगर हम नेमिंग करें तो वो इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर कहा जाता है, अर्थात यूरोप और मुगल कल्चर को मिक्स कर दिया जाए, यानी कि यूरोप और भारत के कल्चर को मिक्स करके आर्किटेक्चर आपको उस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, तो ये लॉर्ड मेयो है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करें कि अजमेर में कौन कौन से फेयर्स एंड फेस्टिवल्स होते हैं, कौन कौन से मुख्य त्योहार और मेले यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि सबसे पहले यहाँ पर एक है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला अक्टूबर से नवंबर के माह में लगता है। ये पुष्कर भी अजमेर में अवस्थित है और ये माना जाता है कि पूरे पृथ्वी पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर यहाँ पुष्कर में अवस्थित है। और यहाँ पर पुष्कर नामक एक झील है जहां पर ये मेला लगता है। लार्जेस्ट कैटल फेयर इन द कंट्री है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला होता है। ये कार्तिक पूर्णिमा पे यानी कि अक्टूबर और नवंबर में जब फुल मून होता है तब लगाया जाता है। यहाँ पर कई सारे कंपटीशन होते हैं। लोग अपनी अपनी लंबी लंबी मूछें दिखाते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। कई सारे विदेशी आते हैं, कई सारे कंपटीशन होते हैं जैसे ऊंट की दौड़, मटका फोड़, लॉन्गेस्ट मुस्टैक कौन रख सकता है, ब्राइडल कंपटीशन होता है, कई सारे कंपटीशन होते हैं। 12 दिन का ये मेला यानी कि उत्सव मनाया जाता है। जो महिलाएं हैं वो बहुत सुंदर ओढ़नी पहन के आती हैं और जो यहाँ पे पुरुष होते हैं बहुत सुंदर सुंदर अपनी अपनी पगड़ियां पहनते हैं। ठीक है, तो ये पुष्कर फेयर है। इसके बाद आता है उर्स मेला। उर्स अजमेर के में मिलता है, यानी कि ये उर्स होता है डेथ एनिवर्सरी। इट इज द लार्जेस्ट मुस्लिम फेयर इन इंडिया where thousands of devotees, pilgrims of the Sufi saint ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वो यहाँ पर चिश्ती जी की दरगाह पर आते हैं और मन्नत मांगते हैं। तो ये उर्स का त्योहार है। इसके बाद अगर हम बात करें कि अजमेर में कौन कौन से नेचुरल प्लेसेस हैं, कौन कौन से प्राकृतिक स्थल हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले मिलेगा आना सागर लेक। ये आना सागर लेक एक आर्टिफिशियल लेक है जिसको 1135 से 1150 के ईसवी काल में इसको बनाया गया था। और इसको बनाया था अर्णोराज चौहान जी के द्वारा, जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, उनके ग्रैंडफादर थे। ठीक है, अर्णोराज जी के द्वारा ये कृत्रिम झील बनवाई गई थी। और इसके साथ साथ दिस लेक इज नेम्ड आफ्टर हिम, यानी कि उनके नाम पर रखा गया था। इसके जो विस्तार है ये 13 किलोमीटर में फैली हुई एक झील है। द पवेलियन ऑफ बारादरी, इसकी जो पवेलियन है, जो ये आप पवेलियन देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये व्हाइट संगमरमर का काम हो रहा है। ये जो व्हाइट संगमरमर का काम है ये शाहजहां के द्वारा किया गया था। बाद में इसी के किनारे एक दौलत बाग गार्डन भी बनवाया गया जहांगीर के द्वारा। और अब जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ गए तो उन्होंने इसके ही नजदीक एक सर्किट हाउस भी बनाया। तो ये आना सागर लेक है। इसके अलावा है लेक फॉय सागर। ये आपको लेक दिखाई दे रही है जिसका नाम है लेक फॉय सागर। लेक फॉय सागर ये बिल्ट यानी कि बनाई गई थी, एक इंग्लिश इंजीनियर था जिसका नाम था मिस्टर फॉय। 1892 एडी यानी कि 1892 ईस्वी में इसको बनाया गया था। बेसिकली इस झील को बनाने के पीछे का उद्देश्य यह था कि इस वक्त यहाँ पर अकाल आया हुआ था, तो लोगों को काम के बदले अनाज कैसे प्रोवाइड किया जाए, तो लोगों से यहाँ पर झील बनवाई गई। सो टू प्रोवाइड फेमिन रिलीफ थ्रू वेज एम्प्लॉयमेंट टू लोकल्स, इस पर्टिकुलर लेक फॉय सागर को निर्माण करवाया गया। एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है अरावली पर्वत की श्रेणियों में। इसके बाद आता है पुष्कर लेक, यानी कि वही पुष्कर झील जहां पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पूरी पृथ्वी का आपको दिखाई देता है। ये रही पुष्कर झील जहां पर ये ब्रह्मा जी का मंदिर अवस्थित है। ये नाग पहाड़ है, स्नेक माउंटेन्स कहा जाता है, उसी पर ये अवस्थित है पुष्कर टाउन के किनारे। इसके बाद आता है टोडगढ़ रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये टोडगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पर वन्य जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है। ये 3 जिलों में फैली हुई है, पाली, अजमेर और राजसमंद। इसका जो एरिया है वो है 475.2 किलोमीटर स्क्वायर, जहां पर आपको पैंथर, हाइना, वुल्फ, ग्रीन पिजियन
जंगल फाउल, ये सारे अलग अलग प्रकार के वन्य प्राणी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि अजमेर में कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, तो आपको दिखेगा कि यहां पर सबसे ज्यादा फेल्डस्पार का उत्पादन होता है और क्वार्ट्ज का उत्पादन होता है। सो अजमेर डिस्ट्रिक्ट इज द प्राइम प्रोड्यूसर ऑफ क्वार्ट्ज एंड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फेल्डस्पार। इसके अलावा अन्य मिनरल्स की बात करें तो यहां पर आपको अन्य मिनरल्स में मिलेगा ग्रेड लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, एस्बेस्टोस, वोल्स्टनाइट, गार्नेट, कैल्साइट, एमराल्ड यानी कि जो पन्ना है वो भी मिलता है ग्रीन कलर का, जो हम अंगूठियों में पहनते हैं, रिंग्स या अपने गहनों में पहनते हैं, मैग्नेसाइट, फ्लोस्पार, माइका। ये जो कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक खनिज हैं जो अजमेर में हमको मिलते हैं, अजमेर के खनन में। तो इस तरीके से जो आज हमारा ये शख्स है, ये हमारा जो स्टूडेंट है, ये आज अजमेर घूम लिया है और बहुत ही खुश हो गया है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमारे ये अजमेर की डिस्ट्रिक्ट सीरीज यानी कि अजमेर भ्रमण हमारा समाप्त होता है। आशा करता हूं कि राजस्थान थ्रू डिस्ट्रिक्ट की इस सीरीज में अजमेर को समझ के आपको आनंद आया होगा। मैं वैभव कुलश्रेष्ठ जल्द ही मिलता हूं एक नए जिले और नए संभाग के द्वारा। तब तक के लिए देखते रहिए प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। थैंक यू।